अभी तक ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू से हमें मालूम है कि दो वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है। लेकिन सोचो कि अगर हमारे पास 10 तो वेक्टर दिया गया है और वो सब भी ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, पूछा गया जोड़ के बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपको कोई रेडीमेड लॉ मालूम नहीं है, बट आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि अभी जब आप खुद ऐड करने की कोशिश करोगे, जो प्रोसेस को फॉलो करोगे, वही एक लॉ बन के उभर के सामने आ जाएगा। ऐसा एक लॉ को कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, गॉन मीन्स साइड्स, है ना। पेंटागन मीन्स हैविंग 5 साइड्स, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन। पॉलीगॉन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। लॉ का नाम है पॉलीगॉन लॉ। तो इस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। यू नीड नॉट राइट, पहले समझो। सपोज हमारे पास बेटा कुछ वेक्टर्स है। कैसा वेक्टर है बताओ? ऐसा कोई एक वेक्टर है, और मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है, और मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है, और मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है। ये 4 वेक्टर को जोड़ के बताओ कितना है। और हमें तो 2 वेक्टर को जोड़ना आता है, और वो भी यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। क्या आपको याद है हम 2 लॉ पढ़े थे? अभी अगर मुझे ये सारा वेक्टर को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? जैसे मुझे मालूम है, जस्ट अ मिनट, मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, जो होगा उसके साथ उसको जोड़ दूंगा, जो होगा उसके साथ इसको जोड़ दूंगा, ऐसे करके जोड़ दूंगा। सो हाउ टू गेट द रिजल्टेंट, हाउ टू गेट द सम ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स? पहले इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि 2 ही तो जोड़ना आता है, नहीं? तो इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, जो हो गया उसके साथ इसको जोड़ो, जो हो गया उसके साथ। चलो जोड़ने की कोशिश करते हैं, और एग्जैक्टली इन द वे दैट वी हैव लर्न यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। सिंपल सा चीज। तो चले पहले हम जोड़े ए के साथ बी को। ए के साथ बी को जोड़ते वक्त क्या आपको याद है ए के कहां पे बी को रखा जाता था? हेड पे कि टेल पे? हेड पे रखते थे बी को ऑर्डर में। मतलब ये हुआ ए, ये हुआ बी। जस्ट मिनट, पूरे बी को क्यों लाए? इसको कॉपी करके लाते हैं। यस, ए के साथ हमने बी को जोड़ा, ठीक है ना। अब ए और बी को जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जिसको हम कहेंगे ए प्लस बी। क्या बता सकते हो कहां से शुरू होगा? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। तो ये वेक्टर हो गया ए प्लस बी। अच्छा, ये ए प्लस बी है। देखो बहुत बढ़िया चीज तुम लोग बोलते बोलते डिस्कवर कर रहे हो। लॉ मीन्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड, जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। किसी के दिमाग में आया, देखा गया अरे हाँ ऐसे होता है, तो पहली बार लिखा तो बन गया लॉ। मैं अभी तक आपको लॉ क्या है नहीं बताया। आई विल हेल्प यू टू डिस्कवर। अगर कोई आदमी इसको डिस्कवर किया है, और ऐसा आदमी की जिसका नाम भी नहीं है, नाम नहीं जानते, ऐसा एक लॉ है बोल के बनाया है, तो हम लोग क्यों ना करें? चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जोड़ना है ये सारा वेक्टर। जोड़ने के लिए पहले मैं ए और बी को जोड़ा तो मिला ये ए प्लस बी जो बना, उसके साथ मुझे सी को जोड़ना है। मतलब ये जो सी वाला वेक्टर है, इसको यहां से उठा के लाके ए प्लस बी के हेड पे रखना है। ए प्लस बी के हेड पे रख दिए। ए प्लस बी के हेड पे रख दिए तो जो ए प्लस बी प्लस सी था वो कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सी। क्या बातें समझ में आ रहा है? अब देखो a प्लस बी प्लस सी जोड़ चुके हैं, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी निकला है, उसके साथ d को जोड़ दो, हमारा काम निकल जाएगा। d को जोड़ते, चलिए d को जोड़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट इज d, वी ब्रिंग इट हियर, कीप इट हियर। a प्लस बी प्लस सी के साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ हमने d को जोड़ दिया। ये था a प्लस बी प्लस सी, उसके साथ जोड़ दिया d। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है? ये कुछ ऐसे मिलने वाला है, जिसको आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब ऐसा 4 वेक्टर को अगर जोड़ना है हम ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर स्मार्टली सोचोगे, हमें चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमें ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी दिखाने की कोई जरूरत नहीं था।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर हमें ए बी सी डी को जोड़ना है भैया, तो फिर मैं इसको क्या करता हूं, पहले मैं ए बी सी सबको ऑर्डर में ले लेता हूं। आई टेक ए बी सी एंड डी एवरीथिंग इन ऑर्डर। मैं लिया ए, है ना, ए लिया, ए के साथ बी को ऑर्डर में, बी के साथ सी को ऑर्डर में, सी के साथ डी को ऑर्डर में ले लिया। ले लेने के बाद जो चीज बच गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, आई मीन इट इज ए पॉलीगॉन। देयर आर सो मेनी साइड्स and this is what is the closing side of the polygon. जो closing side taken in reverse order, ये जिस ऑर्डर में था अगर सेम ऑर्डर में होता तो ये ऊपर की तरफ होता, बट इट इज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। दिस इज गिविंग यू द रिजल्टेंट। क्या बात समझ में आया? हाउ विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स? तो करना क्या है, सबको बारी बारी से ले लो, ऑर्डर में ले लो। पहले ए ले लो, फिर उसके साथ ऑर्डर में बी ले लो, फिर उसके साथ ऑर्डर में सी ले लो, सी के साथ डी ले लो। तो देखो कि ये कोई एक पॉलीगॉन है जो क्लोज नहीं हुआ, ओपन रह गया, फिर इसको क्लोज करो। उसका जो क्लोजिंग साइड को उसका उल्टा ऑर्डर में ले लो। उल्टा ऑर्डर में लेने से वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? द सम ऑफ दीज ए बी सी एंड डी। इसी को कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। क्या आपको समझ में आ गया? यस। तो ये लॉ जो अभी हम लिखे, इसको आप लिखोगे, बट नॉट नाउ, अभी थोड़ी देर में लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। दिस लॉ helps us, this law helps us to add a number of vectors given in graphical form। अगर वेक्टर हमें दिया गया है तो ये ग्राफिकल फॉर्म में ऐड करने में मदद करता है। और हम देख रहे हैं कि इसको करने के लिए हमारे पास क्या है बताओ? ओनली ग्राफिकल अप्रोच। इट्स ए ग्राफिकल अप्रोच, इसका कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है। देयर इज नो न्यूमेरिकल अप्रोच फॉर दिस, इट इज हैविंग ओनली ए ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो हम कहेंगे this is a graphical method। ट्रायंगल लॉ में भी ग्राफिकल मेथड था और उसका न्यूमेरिकल मेथड था। ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, ग्राफिकली रिजल्टेंट कैसे निकालना है? ए के साथ बी को ऑर्डर में ले लो, लेट देम रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट्स ए प्लस बी। ये था ग्राफिकल अप्रोच। न्यूमेरिकली ए और बी अगर दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल ओवर। अच्छा, तो डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का? अगर रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल कर रहा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी cos थीटा। ऐसे करके हम लोग पढ़े। मतलब ट्रायंगल होगा जब बोथ द अप्रोचेस, ग्राफिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल अप्रोच। लेकिन इसमें तो सिर्फ ग्राफिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है। तो पॉलीगॉन लॉ हैज नो न्यूमेरिकल अप्रोच, इट इज ए ग्राफिकल मेथड ओनली। तो क्या है, क्या कहता है? अगर ढेर सारे वेक्टर को जोड़ना है तो पहले स्टेटमेंट बनाते फिर लिखेंगे। टू एड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट यू टेक ऑल द वेक्टर्स इन ऑर्डर, let them represent the consecutive sides of a polygon, then the closing side of the polygon taken in reverse order graphically represents the sum of the vectors। कितना सिंपल है। क्या कहता है स्टेटमेंट? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है when a number of vectors are taken in order representing the consecutive sides of a polygon, representing the consecutive sides of a polygon, then the
closing side of the polygon taken in reverse order. Taken in reverse order graphically represents the resultant. ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को। हम बात कर रहे हैं पॉलीगॉन लॉ का। थोड़ा यहाँ पर जगह की कमी है तो इनको ऊपर लगाते हैं। यस, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन। क्या बात समझ में आ रहा है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स दी सम ऑफ वेक्टर्स। क्या बात समझ में आया? अगर ढेर सारे वेक्टर को जोड़ना, हाँ यस वेरी गुड। अगर ये सारा वेक्टर को जोड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? पहले एक को ले लो, फिर दूसरे को उसके साथ ऑर्डर में ले लो, फिर तीसरे को बी के साथ ऑर्डर में, फिर चौथे को सी के साथ ऑर्डर में लेने के बाद जो क्लोजिंग साइड है उसको उल्टा ऑर्डर में ले लो। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या मिलेगा? द सम ऑफ द वेक्टर्स। आप वो जो लिख लियो उसके बाद इसको लिखो, क्योंकि स्कूल वाले पूछेंगे स्टेट पॉलीगॉन्स लॉ विथ एग्जांपल, तो आपको ये निकालना है और ऐसे करके लिखना है। पॉलीगॉन लॉ के बारे में हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि ये ग्राफिकल अप्रोच है, उसका न्यूमेरिकल अप्रोच कुछ नहीं है। अभी आप लोग इस फिगर को भी लिख दो, आप लिख सकते हो। और मैं तो देखूंगा कि तुम में से इस फिगर को कोई उतार नहीं रहा है कि समझ में आ जाए। मैं 4 लिया हूं, आप 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ऑर्डर में ले लो क्लोजिंग सेट। बस यही तो करना है। जिनको समझ में आ गया वो बोर्ड पे नहीं देख के लिखेंगे। कोई 3-4 वेक्टर अपनी मर्जी से ले लो। मेरा वाला वेक्टर मेरे पास रहने दो, आप अपने हिसाब से कोई वेक्टर ले लो, कोई ऊपर नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, है ना। तो उतारने वाले अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बनते हैं। ध्यान रहे, जेरॉक्स मशीन को कुछ भी समझ में नहीं आता। आप कितना भी ज्ञान की बातें उसे छपवा लो, उसके अंदर कुछ नहीं जाता है, वो छापते रख देता है बस। क्या बातें समझ में आया? अच्छा, जो लोग नहीं कर पाए वो करेंगे। वीडियो तो है, समय बचाना है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट में ज्वाइन किए हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 में, अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये लिखना मत, खाली बोलना, देख के बोलना। अगर मैं ये वेक्टर के साथ ये वेक्टर को और ये वेक्टर को जोड़ देता हूं, ऐसा 3 ठो वेक्टर को मैं जोड़ रहा हूं, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर। आपको बताना है कि तीनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे दिखेगा। खाली बोलना है, लिखना नहीं। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं कैसे दिखेगा। द रिजल्टेंट विल लुक लाइक दिस, द रिजल्टेंट विल लुक लाइक दिस, the resultant will look like this, the resultant will look like this। चॉइस दिया हूं, कौन सा हो सकता है आपको लग रहा है? ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कैसे होगा, कैसे दिखेगा तीनों को जोड़ने से? देखें जिसको समझ, हाँ बोलो बेटा। ये सर बी जैसे दिखेगा। यस यस। बाकी लोग कुछ बोल रहे हैं, ए बी सी डी। देखो भाई, हम लोग सब एक जगह बैठे हैं, कोई बोला तो दूसरों को भी कुछ कुछ बोलना चाहिए। तो चलो क्या करें, पहले हम लेंगे ए। देखो एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और कोई समझ लेता है, कोई दूसरा समझने की कोशिश ही नहीं करता है। ये हो गया पहला वेक्टर। फिर क्या करेंगे, दूसरे को ले लेंगे ऑर्डर में। ये हो गया दूसरा वेक्टर, ले लिए दूसरा वेक्टर, इसके साथ ऑर्डर में ले लिया। फिर ले लेंगे तीसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर के भी ऑर्डर में।
ये कुछ ऐसा बन गया। तो फिर रिजल्टेंट कैसे होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर सर। क्योंकि द क्लोजिंग साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये ऐसे जा रहे थे, ये उल्टा जाएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। सो सही आंसर बताया देखो ये लड़के ने। ये बात है भाई, अब तुम कितने महान हो हम तो नहीं जानते, बट हम तो खुद को महान टीचर समझते हैं। अब इतना महान टीचर पढ़ा रहा है, उसके बावजूद तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको कौन बचाएगा बताओ? इफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड इज मेकिंग योर ट्रीटमेंट एंड यू आर नॉट रिकवरिंग, तो मरने ही वाले हो। हाँ, एकदम कोशिश करो समझने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? तुम जैसे लोग आप क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं, और मैं पहले दिन ही बता चुका हूँ, यू पीपल आर 10 times मोर इंटेलिजेंट देन वी टीचर्स। तुम लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो। हम लोग के जमाना दकियानुसी जमाना था। तुम लोग सोच सकते हो, बस सोचते नहीं हो। सब कुछ कर सकते हो। वेल नाउ, अरे कब था हाईएस्ट, मतलब जो फुल मार्क होता था मेडिकल एंट्रेंस में 650 गया तो बहुत ज्यादा, 720 होता था फुल मार्क। 650 गया टॉपर का मार्क। अभी देखो फुल मार्क रख रहे हैं 70-80 बच्चे। क्या कहोगे इस जमाने को? समझ रहे हो हाउ आर योर स्टैंडर्ड्स? हमारे जमाने में 650 मतलब 650 रख दिया, ऐसे सोचते थे। 500, 500, 550 रख दिया, ओ 550 रख दिया बस। मैट्रिक में 65% आ गया तो 65% लाया मैट्रिक में। अब देखो जिसको देखो 90%, जिसके सर पे हाथ रखो 70%, 80%, 90%। सो ऐसे रिपीटेडली ऐसे यू पीपल आर 10 times मोर इंटेलिजेंट देन वी पीपल। आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास एक्सपोजर है, टीचर है, यूट्यूब है, मोबाइल है, बहुत कुछ सीख जाते हो उसमें से। बस फिर भी आगे नहीं जा पाते हो क्योंकि लेजी हो, लेथार्जी को, प्रोक्रास्टिनेशन में जीते हो। कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, है ना। ये अब पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 4 जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है। अगर मैं ढेर सारा वेक्टर को जोड़ने लगा, अब थोड़ा सोचो और बताना। अब तो बता दोगे इतना गाली खाने के बाद। ये एक वेक्टर है और चलो मानते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये बराबर लेंथ का है। फिर ये एक वेक्टर है और चलो मानते हैं कि ये एक वेक्टर है। सारे बराबर लेंथ के हैं, 10 यूनिट्स के। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्या कोई मुझे बताएगा ये सारा वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा जोड़ने से? क्यों नहीं बताएगा? पहले वो इसको ले लेगा, फिर इसके साथ ऑर्डर में किसको लेगा? इसको तो पहले ले लो तो बढ़िया से, ये ले लिया यहाँ से, और फिर इसके साथ ऑर्डर में इसको ले लिया, फिर इसके साथ ऑर्डर में इसको ले लिया, और फिर उसके साथ ऑर्डर में इसको ले लिया। अरे भाई कोई क्लोजिंग साइड तो बचा ही नहीं। जो क्लोज करने वाली साइड होती है वही होता है रिजल्टेंट। इधर तो कोई क्लोजिंग साइड बचा ही नहीं, मतलब ये सारे का रिजल्टेंट कितना है? 0। क्या समझ में आया? 0। अगर ढेर सारे वेक्टर को ऐसे ऑर्डर में लेने से वो खुद ही क्लोज हो जाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 है। बात समझ में आया? समझ में आया? इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स taken in order form a closed polygon, form a closed polygon, closed polygon, then their resultant क्या है? अगर वेक्टर्स मिलके क्लोज पॉलीगॉन बनाए तो उनका रिजल्टेंट क्या है? 0। रिजल्टेंट इज 0। क्या बात समझ में आया? ढेर सारे वेक्टर को ऑर्डर में लेने से वो एक क्लोज पॉलीगॉन बना लेते हैं। जो पॉलीगॉन बनता है वो क्लोज्ड है, तो उनका रिजल्टेंट कितना है? रिजल्टेंट है 0। कितना सिंपल। यस, अंडरस्टूड? हाँ सर। यस सर। बढ़िया। यस सर।
हम लोग कितने सारे लॉ पढ़ लिए। पहला था ट्रायंगल लॉ, फिर हम लोग के उसके बाद पढ़े पैरेललोग्राम लॉ, और फिर अभी पढ़ लिए पॉलीगॉन लॉ। ये एक जनरल क्वेश्चन प्लस टू वाले पूछते हैं कि आउट ऑफ दी 3 लॉज, ये तीनों लॉ में से बेसिक लॉ कौन सा है? व्हिच वन इज द बेसिक लॉ? कौन सा लॉ दोनों में समाया हुआ है? उसके चलते ही बाकी दोनों निकल के आ रहे हैं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ में से कौन सा लॉ बाकी दोनों को समझाने में मदद करता है? क्या कहोगे आप? ट्रायंगल। देखो समझ में आ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो लोग ध्यान से समझ रहे हैं उनको बन जाएगा। ट्रायंगल लॉ से ही तो पॉलीगॉन लॉ बना, उसी के सहारे हम लोग समझे। पैरेललोग्राम लॉ भी तो वही के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो बस ये स्टेटमेंट को आप याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कि एक मिनट थोड़ा इसको जगह बना देता हूँ। ये क्वेश्चन स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछते हैं और बुक में कहीं नहीं लिखा है, तो हमें थोड़ा इसके ऊपर लिख लेना चाहिए। तो आउट ऑफ ट्रायंगल लॉ, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया रिजल्टेंट इज 0। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 5, दैट्स द लास्ट पॉइंट। आउट ऑफ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, and polygon law, the basic law is ट्रायंगल लॉ। इसी के बलबूते पर सब कुछ बना है। बिना ट्रायंगल लॉ समझे बाकी वो करने की कोशिश करोगे, धुआं निकल जाएगा, बनेगा। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट। तो 3 लॉ थे, तीनों लॉ खत्म हो गए। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूं, थोड़ा कमर कस के बैठो, जहां समझ में नहीं आएगा पूछना। पहला हुआ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो हम लोग जो नोट्स लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कोई भी आपको स्कूल में नहीं पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, व्हाट यू मीन बाय कंपोनेंट वेक्टर, ऐसा कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो फिर सर क्यों पढ़ रहे? अरे इसका यूज है हर जगह, हर जगह उसका यूज है। आगे चल के मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो एवरी क्वेश्चन विल इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसको कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। समझने से पहले तो थोड़ा आपको फील करवाता हूं। सपोज हम कहेंगे लिखना नहीं है, खाली देखना है। अब लिखना चाहो तो मर्जी आपका है, भूलियों में तो पढ़ा है, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन समझने पे ध्यान दो। बाद में अगर लिखने की जरूरत महसूस हुआ तो लिख लेना, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। नहीं समझोगे काम नहीं बनेगा। ऐसा चीज है जानने से आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं जानोगे तो फेल हो जाओगे। समझ रहे हो? जैसे दाल भात, आज राइस खा के आए हो, भात खा के आए हो, तो कोई आपको क्रेडिट देता है, हाँ अच्छा लड़का भात खा के आया, बोलता है क्या? नहीं। और नहीं खा के आए तो मरो, ये बात ऐसा चीज है। मतलब सोचो इसका इंपोर्टेंस। नहीं जानोगे तो जान निकल जाएगा, जानोगे तो कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ सबको जानना चाहिए, जानता है बस खत्म। अच्छा थोड़ा देखो, सपोज हम कहेंगे कोई आदमी यहाँ से निकला और कुछ ऐसे गया, इतना दूर गया। ध्यान से देखना। अब ये छोटे मोटे चीजें समझ में नहीं आता है बोल के प्लस टू वाले पूरा लुढ़क जाते हैं, क्लास 12 तक फंसते रहते हैं। कोई आदमी यहाँ से यहाँ पर गया, अच्छा यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पर कितना दूर गया? चलो मानते हैं कि 100 मीटर गया, 100 मीटर गया। और ऐसा गया कि ये इधर को ये डिस्टेंस है समथिंग 60 मीटर और ये डिस्टेंस है 80 मीटर, ऐसे करके हो गया है। सपोज दिस इज 60, दिस इज 80। कैसे किधर गया बताने के लिए मैं इसे बता दिया। और चलो मानते हैं कि ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये है नॉर्थ, इधर को रहेगा वेस्ट और इधर को रहेगा साउथ, ये आप जानते हो। कोई आदमी ऐसे बी तक गया, ठीक है गया। अब ये जो आदमी का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? 100 मीटर हुआ। किधर को हुआ? इधर को हुआ। बात समझ में?
कोई आपको पूछेगा बताओ ये आदमी ईस्ट के तरफ कितना गया, आप बोलोगे अरे कहाँ ईस्ट के तरफ गया, वो तो इधर गया, ईस्ट की तरफ नहीं गया। हाँ हाँ, इधर जाते जाते ईस्ट के तरफ भी कुछ दूर निकल गया है। ईस्ट के तरफ कितना दूर निकल गया है, 60 मीटर। वो गया इधर, लेकिन इधर जाते जाते ईस्ट के तरफ कितना दूर निकल गया, 60 मीटर। यही चीज को फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कहेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो 100 मीटर है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज 60 मीटर। समझ में आया क्या, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज 60 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आया? कहने के लिए कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन मतलब ये है कि इधर को कितना गया, बात समझ में आया? अभी मैं अगर पूछूंगा ये जो आदमी का डिस्प्लेसमेंट भैया आपको दिख रहा है, बताओ ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट तो 100 मीटर है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ कितना गया? हाँ, क्योंकि जब वो ऐसे गया इधर जाते जाते नॉर्थ की तरफ कितनी दूर निकल गया, 80 मीटर निकल गया। सो द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज 80 मीटर। क्या बातें समझ में आ रहा है? वो लड़की तो बात ये कर रहे थे कि वो आदमी ईस्ट नॉर्थ की तरफ कितना गया, 80 मीटर, और ईस्ट की तरफ कितना गया, 60 मीटर। मैं अगर अभी पूछता हूँ बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट वो तो 100 मीटर है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 60 मीटर, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 80 मीटर। अब बताओ, जिसका दिमाग तेज चलता है वही बताएगा। कौन बताएगा? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट? सर वो तो वेस्ट की तरफ गया नहीं, कैसे बताएं? अरे भाई ईस्ट के तरफ 60 मीटर मतलब वेस्ट के तरफ कितना गया है, -60। क्या बात समझ में आया? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ? यस, अब पकड़ में आ गया, कंपोनेंट का मतलब समझ में आया ना? यस सर। तो फिर अगर कोई वेक्टर हमें ऐसे लिख के दिया है तो देख के तो कोई भी कंपोनेंट बता सकता है। मान लो कि ये फिगर में ये सब कुछ नहीं बनाया गया है, आप पूछा गया ए देखो देखो तुम्हारा एक वेक्टर दिया गया है, कितना लंबा है क्या है कोई जानकारी नहीं है, दिया है कि एक ग्राफ पेपर पे ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और बोला कि देखो ये वेक्टर को और बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? आप तो जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय द लेंथ, यू विल टेक ए स्केल मेजर द लेंथ, हाँ मैग्नीट्यूड इतना है, फटाक से बता दो। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, सर कुछ तो लिखा होगा नहीं है, निकालेंगे कैसे? मेक यूज ऑफ स्केल पेंसिल एंड प्रोट्रैक्टर। आपको यहाँ चाहिए क्या चीज? ये चीज चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो इसके लिए क्या करोगे? आप यहाँ से ईस्ट के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ये जो छोटी सी लेंथ मिल गया आपको ये वाला, यही तो है कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, है कि नहीं? तो कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना है तो हमें उसका हेड और टेल से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो प्रोजेक्शन मिला यहाँ पर, जो शेडो यहाँ पर मिला, जो इंटरसेप्ट यहाँ पर मिला, उसको हम कहेंगे क्या? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। सिमिलरली अगर ये वेक्टर का कंपोनेंट पता करना है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ तो क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से नॉर्थ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से नॉर्थ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो सेगमेंट यहाँ पे मिला मुझे ये वाला सेगमेंट, उसको हम कहेंगे क्या? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो पहला चीज समझ में आया। अगर कोई वेक्टर हमें ग्राफिकल फॉर्म में दिया, देखो भाई बुक में कुछ नहीं लिखा है, नथिंग इज रिटन, आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर करके एक पैराग्राफ भी नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे यूज कर रहे होंगे, ठीक है? तो समझोगे तो कर पाओगे। हाँ तो क्या बात करें, तो किसी एक वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया उसका कंपोनेंट निकालना है। कोई पूछेगा बताओ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, अब बोलोगे क्या बेवकूफ बोला क्वेश्चन, पहले कौन से डायरेक्शन में बोलो, ईस्ट के तरफ, हाँ तो बोल सकते हैं, खाली कंपोनेंट बताओ तो कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? जब भी आप किसी वेक्टर का कंपोनेंट मांगोगे किसी एक डायरेक्शन में बोलोगे,
अब डॉक्टर के पास जाओगे, खड़े हो जाओगे ऐसे हाथ पीछे करके, दर्द हो रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा कहाँ दर्द हो रहा है। नहीं सर आप डॉक्टर है, पता कर लो। वो पता कर सकता है कहाँ दर्द हो रहा है, सर में हो रहा है, पेट में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, तो वो बोलना पड़ेगा टू फाइंड आउट द कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हो। अच्छा, अगर आपको ईस्ट के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हेड और टेल से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, जो मिला उसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। पहला चीज जो हमें समझ में आया उसको हम लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in any direction is given by projection of the vector, projection of vector on that direction, on that direction। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हो, ये हो गया कोई वेक्टर ऐसा, मान लेते हैं कि वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का सपोज हम कहेंगे, हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इस पॉइंट को कहो सी, ये पॉइंट को कहो डी, और यहाँ पर चलो आपको एक नया वेक्टर दिखने लगा सी डी। तो जो ए बी वेक्टर है भैया, उस वेक्टर का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, सी डी। तो कहोगे एग्जांपल में कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट का अपना डायरेक्शन होता है, क्योंकि यू कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यू मे हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, मतलब कंपोनेंट का अपना डायरेक्शन होता है। सो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए in direction of positive x axis is component of a vector in the direction of positive x axis is equal to कौन, सी डी वेक्टर। क्या बात समझ में आया, सी डी वेक्टर Yes, क्या? sir. Yes, sir. अब कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर वो वेक्टर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया है और आपके पास स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर पड़े हुए हैं। देखो आज की क्लास इसको समझ में नहीं आएगा, अगले क्लास तो रोते रोते उसका जान निकल जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। और सोचो कि वो बचपन में ही घुटने पे कोई लोहे के डंडे से मार दिया, अब जिंदगी में चाहे कितने भी बड़ा हो जाए लंगड़ाते ही फिरेगा। आज का क्लास जो लोग मिस किए बिना बताए, बचपन में ऐसे ऐसे जगह चोट लग जाता है, जिंदगी भर उसको झेलना पड़ता है। पूरा फिजिक्स का कंपोनेंट के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, उसी के ऊपर खड़ा है। जैसे 2 का टेबल, सोचो 2 का टेबल को सिर्फ आपके दिमाग से निकाल लिया जाएगा, कैसे कैसे करके लेजर ऑपरेशन करके 2 वाला टेबल को निकाल दूंगा, बाकी जितना जानकारी था रहने दो। क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं, खत्म कहानी वहीं पे। इट इज एज गुड एज लाइक दैट। लेकिन 2 का टेबल आप जानते हो, आपको कोई क्रेडिट नहीं लगा, देखो ये लड़का को 2 का टेबल आता है, क्या बड़ी बात है, सबको आता है। लेकिन नहीं आता है तो गया, जान लेवा है, ऐसा है। तो ये आज की क्लास ऐसे ही था, कुछ लोग मिस कर गए, एंड टेल देम दे शुड वॉच द वीडियो, और केयरफुली वीडियो को देख के समझ ले। तो अगर वेक्टर हमें ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, हमें आता है कैसे कंपोनेंट निकालेंगे। सपोज हमें वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में नहीं दिया है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है। अब चलो मान लो थोड़ा केस बदल देता हूं, ये तो हम लोग समझ गए थे। मान लो कि ये कोई एक वेक्टर है सपोज, और चलो मानते हैं कि ये वेक्टर का नाम कुछ दे देते हैं, नाम है इसका ए, ठीक है। बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। आप लोगे कौन सा डायरेक्शन में, पहले बताइए, कोई डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, चलो इस डायरेक्शन में बताओ। टेल द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, किसका, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है,
You want to find out the component of this vector A in this direction. सर इन दिस डायरेक्शन बोल रहे हैं, समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा बढ़िया से समझा है कि ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है। अरे ये वो डायरेक्शन है जो A के साथ, चलो मानते हैं कि थीटा एंगल कर रहा है। मुझे A का कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में जिसके साथ ये थीटा एंगल कर रहा है। खत्म कहानी। अच्छा ये बात है। और हमें तो कंपोनेंट निकालना आता है। We intelligent to find out the component. What we do? We drop perpendiculars from the head and tail of the vectors. कहाँ पे? On the direction. इस डायरेक्शन पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लिया, ये देखो। और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हाँ ड्रॉ कर लिया। So these are the normals drawn from the head and tail of the vector onto this direction. मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Are you able to follow? अब यहाँ पे यही तो जो चीज है वही तो है कंपोनेंट, यही है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। अच्छा ठीक है सर, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों ड्रॉ करते हैं? अच्छा नहीं दिखता, सीधा कर देते हैं। समझाने के लिए कह रहे थे कि किसी भी डायरेक्शन में कैसे निकालते हो। अब देखो सीधा बन गया, बात हुई। अब मुझे क्या चाहिए? कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, मतलब ये लेंथ। अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर ऑल्सो। थोड़ा इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये जो कंपोनेंट हम निकालना चाहते हो क्या है? इट इज नथिंग बट द बेस, इसकी बराबर है कि नहीं? ये बात है। आपको कुछ नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, खाली फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि स्कूल वाले नहीं पूछेंगे ना, मैं समझा रहा हूं कि कैसे हुआ। आपको ये चीज पता करना है, ठीक है? तो हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं सी और इस पॉइंट का डी। तो आप कहोगे कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ, कोई डायरेक्शन नाम दे देते हैं, कौन सा डायरेक्शन में कोई पूछेगा तो इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू दिस लेंथ सी डी। ये सी डी है, ठीक। अच्छा ये सी डी कितना है? ये तो बी के बराबर है। इज नॉट इट सेम एज द बेस बी। बी क्या है? बी है बेस, इज सेम एज द बेस। तो ये पता करना है। और हमें थोड़ा बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री मालूम है कि अगर बेस है तो b बाई एच क्या होता है भैया? कॉस थीटा होता है। तो b क्या हो गया? h कॉस थीटा। तो ये b कितना है? h कॉस थीटा। h क्या है? h तो इसका लेंथ है, इसका लेंथ है। तो व्हाट डज द लेंथ रिप्रेजेंट? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a। h क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? h की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ a। अगर लिख दिया तो क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? तो देखो किसी वेक्टर का किस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने की इतना सारा दावपेच करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली ए के साथ मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, काम निकल गया। तो बेस कितना हो गया? बेस इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। आपको ये करके दिखाने की कब भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको याद रखना है कि कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो निकालेंगे कैसे। दो तरीका बताया गया। पहला हुआ उसके हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, स्केल लगा के नाप लो कितना हुआ। दूसरा हुआ इसके साथ ये क्या एंगल कर रहा है, अगर थीटा एंगल कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा हो गया, द कंपोनेंट मैग्नीट्यूड। आया समझ में? तो दूसरी वाली चीज जो है उसको लिखना है। पहला वाला चीज तो लिख चुके हैं, क्या लिखे? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन दैट डायरेक्शन। दूसरा वाला क्या लिखेंगे? दूसरे वाला लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in any direction is given by component of a vector a। वेक्टर a कर देते हैं, लिखने में आसान होगा।
component of a vector A in any direction is given by a magnitude cos theta, where what is theta? क्या कोई लड़का मेरे को खुश करने के लिए बता सकता है थीटा कौन सा एंगल था? थीटा कौन सा एंगल को हम थीटा कहते थे? किसके किसके बीच में एंगल को थीटा कहते थे? वेक्टर और जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, है कि नहीं? वेक्टर और जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो आप कहोगे फिर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द डायरेक्शन इन व्हिच मैं DIRN लिख रहा हूं तो डायरेक्शन पढ़ना उसको, डायरेक्शन इन व्हिच कंपोनेंट इज फाउंड, जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकालें उसी डायरेक्शन और वेक्टर के बीच में एंगल। क्या बातें समझ में आया? यस सर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल पूछने वाला हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो इसका नाम है B, और ये वेक्टर क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड है 20, और दिया है कि आपको पूछा गया है ये जो वेक्टर है ये वेक्टर इसके साथ एंगल कर रहा है 30 डिग्री। कोई पूछा फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, और मैं नाम दे देता हूँ, ये नाम दे देता हूँ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन डायरेक्शन ऑफ, दो चॉइस है, पहला x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस। क्या बता सकते हो? पूछा है बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर B, किस डायरेक्शन में? अलोंग x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। है कोई पहलवान जो बताएगा x डायरेक्शन में कितना होगा? थोड़ा मैं हाँ बेटा बोलो। x एक्सिस 10√3, x एक्सिस में 10√3 कौन बनाया? मैं सुन तो पाया लेकिन दिख नहीं पाया। कौन है वो? हाथों कौन बोला? यस, एकदम सही बताया। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप कहोगे ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या होगा? तो पहला चीज है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला के तौर पे पहले लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा b cos थीटा। b का मैग्नीट्यूड कितना है? वो तो दिया है 20, और cos थीटा, थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल। कौन सा एंगल? अरे एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड द डायरेक्शन इन व्हिच कंपोनेंट इज फाउंड, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन के साथ क्या एंगल कर रहा है? हम इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं x एक्सिस में, इसके साथ क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। तो बन गया 20 cos 30, cos 30 होता है √3/2, 20 into √3/2 हो गया 10√3। देखो लड़के ने कितना जल्दी बताया। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन डबल थैंक्स मिलेगा अगर कोई दूसरा वाले भी बताएगा। कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है कोई पहले बताने वाला? हाँ 44, कितना होगा? 44। 44। पहले फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला? कोई वेक्टर का किस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अभी भी तो बता। एक cos थीटा, अरे 44 नहीं यार, फॉर्मूला बता रहा। फॉर्मूला हो गया एक cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? b cos थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बोलोगे सर इधर भी b cos थीटा, हाँ इधर भी b cos थीटा। दोनों ही केस में, किसी भी केस में कोई एक वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो b cos थीटा। हाँ बस थीटा अलग अलग होगा। जब x एक्सिस में निकाल रहे थे थीटा का वैल्यू क्या था? 30 डिग्री। अब हम निकाल रहे हैं अलोंग y एक्सिस
तो ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? क्या एंगल कर रहा है ये y एक्सिस के साथ? 0 sir. अभी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है भैया? y एक्सिस है, ये इसके साथ कितना एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। तो ये y एक्सिस के साथ 60 डिग्री कर रहा है। ये हो गया x एक्सिस, इसके साथ 30 कर रहा है तो इसके साथ 60 कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? b का वैल्यू क्या हो गया? 20 cos 6 कितना हुआ? 10। पहला वाला 10√3। समझ में आया क्या? पहला वाला हुआ था 10√3, अब दूसरा वाला हो गया 10। क्या मैं इतना कोशिश करने के बावजूद समझा पाता हूँ कि नहीं समझा पाता हूँ? यस सर। हाँ। तो कोई बोल रहा है ये y एक्सिस के साथ 0 डिग्री कर रहा है, कौन था वो लड़का? है? कौन था वो लड़का? ये y एक्सिस के साथ 0 दिखाई दे रहा है। मैं उसको एक अवार्ड देने वाला हूँ और उस अवार्ड का नाम रहेगा धृतराष्ट्र अवार्ड। धृतराष्ट्र का नाम सुने हो ना? धृतराष्ट्र वाला अवार्ड मिलेगा। जिसको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, अंधा है कि गधा है? धृतराष्ट्र अवार्ड मिलेगा क्योंकि ये वेक्टर y एक्सिस के साथ 0 एंगल कर रहा है, जबकि y एक्सिस इधर पड़ा है। हे भगवान, ऐसा मैं नहीं, भगवान बोल रहा होगा। भगवान भी कभी कभी बोलता है भगवान कैसे बच्चा बनाते हैं हमें। क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। समझ में आया तो फिर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपको दूसरा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ये तो हम लोग लिख चुके हैं। अच्छा, इसको थोड़ा ले लो। अगर समझ में आया तो बताने के लिए भूलना मत। अच्छा, in each of following cases find component of vector A in direction of x axis। x axis की डायरेक्शन में वेक्टर A का कंपोनेंट क्या है, हर एक केस में बताना है आपको। पहले तीनों केस में ड्रॉ करके रख दूं। ये हो गया पहला केस जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। और ये होगी आपकी x एक्सिस, ये होगी आपकी y एक्सिस, और अब मैं लिया ये दूसरा केस और ये लिया 3 केस। तीनों केस में आपको वेक्टर A का कंपोनेंट बताना है। कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्या बात समझ में आया? अब चलो देखते हैं कौन पहले बताता है। क्यों 4 केस क्यों ना बना दे? 4 केस बना देते। 3 टेढ़ा काम बेड़ा कहते हैं, इससे ठीक नहीं होगा। 4 केस बनाते हैं। ये हुआ पहला केस, इन दोनों को पहला केस बनाते हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ। ये हुआ पहला केस, ये हुआ भाग को। आई एम गिविंग यू 4 डिफरेंट केसेस। हर केस में आपको बताना है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है आपको बताना है। पहला केस में वेक्टर कैसा है? पहला केस में वेक्टर दिया है कुछ ऐसे। फर्स्ट केस the vector is like this. Second case the vector is like this. Third case the vector is like this. Fourth case the vector is like this. ये सारा केस में वेक्टर A का कंपोनेंट बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। हर एक केस में ये मैग्नीट्यूड 10 है। चलो मानते हैं कि ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। और क्या दिया? इस केस में ये एंगल दिया है 30 डिग्री, इस केस में ये एंगल दिया है 30 डिग्री।
और बाकी तो आपको दिख रहा है। In all these four cases, you are asked to find out the magnitude of or the component of vector A in the direction of positive x-axis. क्या आप बता सकते हो? 5√3. हैं? पहला वाला का कितना हुआ? Five root three. पहले वो लड़की को थोड़ा मौका दो, लड़कियों को हरदम बराबर की मौका मिलना चाहिए सोसाइटी में। चल बेटा बोल बोल, पहले वाली केस में कंपोनेंट क्या होगा? आंसर पहले फॉर्मूला बता, क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? क्या लिखेंगे कंपोनेंट का फॉर्मूला? कंपोनेंट का फॉर्मूला तो किसी भी केस में एक ही फॉर्मूला होता है सर, वो होता है cos थीटा। सिंपल, हर केस में वही फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला थोड़ी है। चलो देखते हैं, a cos थीटा, a मतलब ये हो गया 10, a का मैग्नीट्यूड 10 cos थीटा, x एक्सिस के साथ कंपोनेंट निकालना है, तो x एक्सिस के साथ क्या कर रहा है एंगल 30 डिग्री, cos 30 तो कितना हुआ 5√3। सही बताया। केस बी में, केस बी में क्या हो जाएगा कंपोनेंट 10 cos 60, क्यों? क्योंकि x एक्सिस के साथ 60 एंगल कर रहा है, तो कितना होगा 5। बहुत बढ़िया। तीसरे केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 10 cos, क्या एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ? अरे ये तो 90 डिग्री है, और cos 90 कितना होता है 0। तो इसका मतलब कोई वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 0। लास्ट वाला केस में कौन बताएगा? अरे भाई ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 0 एंगल, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 0, cos 0 होता है 1, so it is same as 10। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में हम आसानी से कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में पूछा गया उस डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्या एंगल कर रहा है। अगर थीटा कर रहा है तो कंपोनेंट हो गया a cos थीटा। कंपोनेंट वेक्टर है, किसका है? वेक्टर है, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में निकाला जाता है। क्या आप लोग ये सारा चीज लिख दिए? No, sir. तो कंपोनेंट किसी वेक्टर का निकालना आपको अभी आता है, ठीक है? लिखो, इसको खत्म करो, और कंपोनेंट समझ में आ गया। फिर अगले क्लास हम लोग देखने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और फिर पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन अगले क्लास अगर ये चीज आप नहीं बता पाए तो फिर तो क्लास आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। क्या अब हम किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए सक्षम है? Yes, sir. Yes, sir. यस। और ग्राफिकली निकालना है तो क्या करना होता है? उसका हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जिस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में। वो देखे ना हम लोग, मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। आज की क्लास में तो देखे, कोई वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो उसका हेड और टेल से ड्रॉ परपेंडिकुलर, and whatever projection you put here, that is what is the component. This girl is not looking at the board. Are you looking at the board? बोर्ड में भी नहीं दिख रही, क्या कर रहे हो तुम बैठ के वहां पे? मैं इधर समझा रहा हूं, नीचे देखे जा रही है। Here is a vector, अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो आपको उसका हेड और टेल से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। जो प्रोजेक्शन मिला वो होता है इसका कंपोनेंट। ये हुआ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ आपका न्यूमेरिकल अप्रोच। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल के देखे थे, ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसके बराबर था और कितना हो रहा था? इट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो यू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद cos थीटा। समझ में आया? अच्छा, एक क्विज क्वेश्चन है, तुम लोग सोच के बताना, एक छोटा सा क्विज है।
क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसी डायरेक्शन में जीरो हो सकता है? क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसी डायरेक्शन में जीरो हो सकता है? यस और नो? यस और नो, क्या बोल रहे हो बताओ? हो No, सकता no. नहीं हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जीरो नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? पॉसिबल है जीरो होने का? यार किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो हो सकता है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, बताओ तो इस वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो हो सकता है? Yes. कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो हो सकता है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इस वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये वेक्टर को हम कहेंगे a cos थीटा जीरो होगा, a cos थीटा जीरो होगा, मतलब क्या है? मतलब a को डाल दो इधर, जीरो हो गया, cos थीटा होगा जीरो, मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो जब वेक्टर किसी एक डायरेक्शन के साथ, वेक्टर किसी एक डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। ये अगर 90 डिग्री कर रहा है तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आया क्या? तो किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होता है। ये वेक्टर का कंपोनेंट क्या हो रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? तो जीरो हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल कर रहा है। अभी अभी तो लिखवाए हम। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में निकाला गया तो पता चला कि कंपोनेंट उस वेक्टर से भी बड़ा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कंपोनेंट कभी वेक्टर से भी बड़ा हो सकता है? ये क्योंकि ये a cos थीटा है और cos थीटा हरदम लेस देन 1 होता है। और वैसे भी थोड़ा याद करो तो ये जो हमारा फिगर था इसमें कंपोनेंट क्या था? कंपोनेंट था ये, और वेक्टर कौन था? ये। क्या बेस कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी बिगर देन और लार्जर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सब चीजों को पढ़ के आओ। अगले क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा पढ़ के आओगे तभी जाके चीजों को कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Jai sir. Namaste. Nuakhai Jawab. Jai Hind, sir.